देखिए बच्चों, हम अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से चीजों को डिस्कस करेंगे। पीएमडीसी के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से जो कंटेंट शामिल है, हम दरअसल उसी कंटेंट को जहन में रखते हुए काम कर रहे होंगे। उसमें जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो चीजें मौजूद हैं, हम उन्हीं को जहन में रखते हुए इस चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे। ये चैप्टर अहम चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो आपने अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली सीखनी है। इससे रिलेट करें तो हमारे सवालात मौजूद होते हैं और अहम सवालात, ट्रिकी क्वेश्चन इस चैप्टर से मौजूद होते हैं। इसलिए जरूरी होगा कि इसमें मौजूद चीजों को आप अच्छी तरह से समझें। मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर में एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है वो जरा एक्सटेंसिवली यूज करूं। तो कोशिश ये होगी कि इस चैप्टर को हम जितना एक्सटेंसिव, जितना लाइटर अंदाज में, कॉमन मेथड के थ्रू सीख सकते हैं, हम सीखेंगे। ठीक है। हमारे पास इसमें सबसे पहले जिस बात को हम कवर करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कैथोड रेज की डिस्कवरी है, जो दरअसल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, हम जरा इसके टॉपिक को और इसमें रिलेटेड चीजों को डिस्कस करें। कैथोड रेज की डिस्कवरी, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सब एक ही बातें हैं। डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास क्या है बच्चों? ये ग्लास का बना हुआ ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोड्स हैंग किए जाते हैं। इसमें गैसेस मौजूद होती हैं जिन्हें निकालने के लिए हमारे पास एक ये वैक्यूम पंप होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मुंसलिक है, एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मुंसलिक है, और एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बैटरी इस्तेमाल की जाती है इस पूरे पर्पस के लिए। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास इस एरिया में दरअसल गैस मौजूद होती है। ठीक है। बच्चों, ये जो गैस होती है ये दरअसल इंसुलेटर है। गैस दरअसल इंसुलेशन का काम करती है। मानो गैस की मौजूदगी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मुमकिन नहीं होती, तो हम करते क्या हैं, वक्त के साथ साथ वैक्यूम पंप से हम गैस की मिकदार को यहां से बाहर निकाल देते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ गैस की मिकदार खत्म होती चली जाएगी। गैस की मिकदार निग्लिजिबल हो जाएगी, मानो गैस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी। जब ये अमल होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि गैस इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। जब गैस ऑलमोस्ट खत्म कर दी जाती है किसी एरिया में से, ये कंप्लीटली वैक्यूम डेवलप कर लिया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शुरू होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि बच्चों, कैथोड से हमारे पास रेडिएशन निकलती हैं और जो एनोड की जानिब जाती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि एनोड के बैक पे, यहाँ कहीं पे एनोड के बैक पे हमें ग्रीन कलर का ग्लो नजर आ रहा होता है। ठीक है। जब हम इसको एग्जामिन करते हैं, क्लोजली एग्जामिन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ से कुछ रेडिएशन हैं जो कैथोड से निकल के जा रही हैं और एनोड को बाईपास कर रही हैं, और वो जब ग्लास वॉल को टकराती हैं तो वो उसके नतीजे में ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो ग्रीन ग्लो दरअसल जब ग्लास के ऊपर कैथोड रेज टकराती हैं तो उससे ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है, और ये तमाम काम इंतहाई लो प्रेशर के ऊपर हो रहा होता है। जब ये बात कि कैथोड से रेडिएशन निकलती है तो इन रेडिएशन को एग्जामिन किया जाता है। देखो, जब कभी भी हम अगर किसी रेडिएशन को या मूविंग पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को हम एग्जामिन करते हैं तो हम इसमें दो बातों को जहन में रखते हैं। नंबर वन, नेचर क्या है। नेचर से मुराद लेते हैं हम वेव है या पार्टिकल। ठीक है, वेव है या पार्टिकल। और दूसरी जो चीज हम एग्जामिन कर रहे होते हैं वो इसका चार्ज एग्जामिन कर रहे होते हैं।
ठीक है ना, कि वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है या वो अनचार्ज न्यूट्रल है। ये हमारी मेन ऑब्जर्वेशन होती हैं जो हम किसी भी चीज के अंदर डिटरमिन करने की तरफ जाते हैं। नेचर में अगर हम ये मालूम करना चाहें कि पार्टिकल है या वेव, तो बच्चों वो चीजें जो पार्टिकल होती हैं, वो चीजें जो पार्टिकल होती हैं वो क्या करती हैं, वो शेडो प्रोड्यूस करती हैं। पार्टिकल चीजें क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्शन करती हैं। ठीक है ना, पार्टिकल चीजें शेडो प्रोड्यूस करती हैं। पार्टिकल चीजें पार्टिकल चीजें जब किसी और पार्टिकल से टकराती हैं तो उसके नतीजे में वो डिस्प्लेसमेंट करती हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर कोई चीज पार्टिकल है तो उसके नतीजे में वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर वो पार्टिकल है तो वो शेडो कॉज करेगा। अगर वो पार्टिकल है तो वो टकरा के डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, यानी मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि अगर पार्टिकल है तो दूसरे पार्टिकल टकराएगा तो उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ये बेसिक आइडिया होता है हमारे पास कि अगर हम पार्टिकल की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जब कैथोड रेस को एग्जामिन करने की तरफ गए तो वो शेडो भी प्रोड्यूस कर रही थी। जब इनके रास्ते के दरमियान एक स्पिनिंग व्हील रखा तो वो व्हील मूव करना शुरू हो जाता है, लाइक अ टर्बाइन। जैसे एक हाइड्रो टर्बाइन होती है, जब पानी उससे टकराता है तो वो व्हील स्पिन करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। तो हमने इसका अंदाजा लगाया कि कैथोड से जो रेडिएशन निकल रही है वो दरअसल पार्टिकल्स हैं, वेव नहीं है ना, वेव नहीं है। वेव नेचर नहीं रखती, पार्टिकल नेचर रखती हैं। अच्छा, जब पार्टिकल नेचर रखती हैं तो हमने बोला भाई चार्ज की तरफ जाते हैं। चार्ज कैसे एग्जामिन किया जाता है बच्चों? अगर कोई चीज चार्ज होगी ये कैसे एग्जामिन किया जाएगा? तो अगर कोई चीज चार्ज होगी बच्चों तो चार्ज चीजों के लिए क्या होगा कि वो क्या करेंगी, डिफ्लेक्शन होगा, है ना, उनके प्रोपगेशन लाइन में डिफ्लेक्शन होगा, है ना, वो अपनी जो प्रोपगेशन लाइन है उससे डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। यानी वो जो पहले स्ट्रेट पाथ में सफर कर रही थी, अगर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, अगर वो इलेक्ट इन अगर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाएंगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगी, तो वो क्या करेंगी, वो अपने रास्ते से हट जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। वो अब एक जिस रास्ते से जा रही थी उससे मुड़ जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। अगर ऐसा होगा तो वो चार्ज पार्टिकल है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो न्यूट्रल है। ठीक है। अब अगर कैथोड रेस की तरफ हम लेके जाएं तो कैथोड रेस की जो प्रोपगेशन लाइन थी, जब हम उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने के बाद वो बेंड हो जाती है। बेंड कहाँ होती है, वो एनोड के जानिब, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानिब बेंड हो जाती है ना, पॉजिटिव की जानिब बेंड हो जाती है। मानो अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का नेगेटिव पोर्शन है, ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का पॉजिटिव पोर्शन है, और ये हमारे पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन जो कि पार्टिकल जब इससे टकराते हैं तो वो ग्लो प्रोड्यूस करती है ना। अब जब कैथोड रेज यहाँ से मूव करती हैं तो मानो ये हमारे पास सोर्स ऑफ कैथोड रेज है। ठीक है। तो यहां से जब वो निकल रही हैं तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं जाती तो वो स्ट्रेट सफर करती रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पहुंचती हैं वो बेंड हो जाती हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, है ना, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की जाने बेंड हो जाती हैं। और अगर कोई चीज पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव नेचर की है ना, वो इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव नेचर की है। तो जब कभी भी कोई चीज पॉजिटिव की जानिब बेंड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज कौन सा रखती है, नेगेटिव चार्ज रखती है। ठीक है। तो ये यहां से हमारे पास कैथोड रेस का पता चला कि ये पार्टिकल्स हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। अब अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं जो कि बड़ा अहम है ना, जो कि बड़ा अहम है, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें कि ये शेडो कॉज करती हैं,
इसका मतलब क्या निकालेंगे भाई, पार्टिकल है ना। ये माइका व्हील को रोटेट करवाती हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल है। और ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज है ना। और क्या चार्ज रखती हैं, ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की जानिब मूव कर जाती हैं। ये हमारे पास बेसिक आइडिया है बच्चों, जो कि हम दरअसल कैथोड रेज के लिए पढ़ रहे होते हैं, है ना। आप कैथोड रेज के लिए पढ़ रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, समझ में आई बात। कैथोड रेज का इस बेसिक सा आइडिया समझ में आया। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या होता है, हम ये समझते हैं कि क्या कैथोड रेज, है ना, कैथोड रेज किस चीज पे डिपेंड करती हैं। क्या कैथोड रेज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस पे डिपेंडेंट है, या फिर ये कैथोड के मटेरियल पे डिपेंडेंट है। ये पॉइंट बहुत अहम बनता है हमारे पास। तो जो कैथोड रेज है बच्चों, दरअसल ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज दरअसल क्या है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, इसको जरा ध्यान में रखिए कि ये हैं क्या, दरअसल ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो डिपेंड करती हैं, ये ना तो डिपेंड करती हैं गैस ऑफ द ट्यूब पे, ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी है, ना इस पे डिपेंड करती हैं, और ना ही इस बात पे डिपेंड करती हैं कि मटेरियल ऑफ द कैथोड क्या है। यानी कोई भी गैस भर दें आप, कोई भी किसी भी मटेरियल का कैथोड बना दें, कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, जो भी बना दें आप, हाइड्रोजन गैस भर दें, नाइट्रोजन गैस भर दें, नियोन गैस भर दें, तमाम गैसेस भर दें, उससे हासिल होने वाली जो कैथोड रेज हैं, जो कैथोड रेज हैं बच्चों, उनका चार्ज टू मास रेशो सेम रहता है। और ये इंतहाई अहम टर्म होती है, चार्ज टू मास रेशो। किसी भी पार्टिकल को इंपॉर्टेंटली, चार्ज पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ज टू मास रेशो सबसे प्राइम फैक्टर होता है। कोई भी चार्ज टू, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर हम इसको एग्जामिन करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो बच्चों चार्ज टू मास रेशो उसकी प्राइम प्रॉपर्टी होती है। मानो मैंने गैस भरी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन, और मैंने क्या किया, मैंने कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशो मालूम करने के ऊपर गया। मालूम करने का एक पर्टिकुलर तरीका, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, सबका सेम रहेगा। इसका मतलब कैथोड रेज गैस पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, मैंने कैथोड चेंज किया, गोल्ड का लगाया, सिल्वर का लगाया, एल्यूमिनियम का लगाया, कॉपर का लगाया, जिंक का लगाया, चार्ज टू मास रेशो सबसे सेम आया। इसका मतलब ये कि मटेरियल ऑफ द कैथोड पे भी डिपेंड नहीं करी। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी तरह की गैस हो, किसी भी तरह का मटेरियल ऑफ द कैथोड हो, तमाम के पास ये प्राइम प्रॉपर्टी मौजूद है। सब एक जैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकाला गया कि अच्छा, ये एक ऐसा बुनियादी आंसर है, बुनियादी पार्टिकल है, जो तमाम तरह की गैसेस के पास है जब भी यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, तमाम तरह के कैथोड्स के पास है यानी जब भी यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है। जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये कि ये नेचर ऑफ द गैस मटेरियल ऑफ द कैथोड पे डिपेंड नहीं करती, है ना, नहीं करती। ये बात बहुत अहम है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास बच्चों ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना जो तुम्हें नजर आ रही है, डिस्चार्ज ट्यूब में दो तरह की पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो तरह के पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है। एक तो तुम्हारे पास ये कैथोड रेज है, जैसे प्यार से क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन। गुस्से से तुम लोग जो कहना चाहो कह लो, प्यार से क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और भी पार्टिकल है बच्चों, एक और भी पार्टिकल है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही, ऐसी तो नहीं, थोड़ी सी मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसकी प्रोडक्शन हुई है विथ स्लाइट कंडीशनल चेंजेस,
दैट इज कनाल रेज, है ना, कनाल रेज। इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। दरअसल ये क्या है, दे आर प्रोटॉन, है ना, ये क्या है, प्रोटॉन। ये भी हमारे पास इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। बस क्या है वो डिस्चार्ज ट्यूब, मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब है ना, वो क्या है, मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, क्या भाई मॉडिफिकेशन क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब अगर हम कनाल रेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास, वो दरअसल मॉडिफाइड किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब है। मॉडिफिकेशन क्या है उसके अंदर, दो बेसिक मॉडिफिकेशन है। क्या, कैथोड हमारे पास परफोरेटेड है ना, कैथोड के अंदर होल्स हैं, सुराख हैं, छेद हैं, है ना, कैथोड छेदी सिंह है ये। हाँ, कैथोड जो है वो छेदी सिंह है। उसमें उसमें जो है बीच में सुराख है, गैप है, होल्स हैं, पोर्स हैं, कनाल्स हैं, वही से कनाल नाम रखा है इसका। और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैस जो मौजूद है ना, गैस की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, स्लाइटली हाई, है ना, स्लाइटली हायर। कंसेंट्रेशन ऑफ गैस है, गैस कोई भी हो सकती है बच्चों, गैस कुछ भी हो सकती है ना। स्लाइटली हायर हमारे पास क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ गैस है। कैथोड रेस के अंदर गैस ऑलमोस्ट जीरो थी, यहां ऐसा नहीं है, यहां समहाउ गैस मौजूद है। और ये तमाम का तमाम झंझट, तमाम का तमाम खेल इस गैस की वजह से। यानी हमारे पास जो पॉजिटिव रेज हैं वो दरअसल क्या है, वो जो पॉजिटिव रेज हैं वो दरअसल क्या है, वो दरअसल आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल है ना। ये जो प्रोटॉन आपको नजर आ रहा है, ये जो पॉजिटिव रेज की हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल क्या है, आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल है। इस बात से मतलब क्या निकाल रहा हूं मैं, इस बात से मतलब ये निकाल रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कि डिपेंड नहीं करते गैस के ऊपर या कैथोड के मटेरियल के ऊपर। यहां क्या कह रहा हूं, यहां कह रहा हूं कि भैया ये कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते, ये एनोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये दरअसल गैस के आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल हैं। यानी कहना ये चाहता हूं कि कैथोड चेंज करूं, कैथोड चेंज करूं, ई बाय एम चेंज नहीं होगा। मैं अगर कैथोड चेंज करता हूं या एनोड चेंज करता हूं तो बच्चों ई बाय एम चेंज नहीं होगा। रिमेंबर, ई बाय एम किसी भी चार्ज पार्टिकल की प्राइम प्रॉपर्टी है, ठीक है, ई बाय एम चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं गैस चेंज करूं तो ई बाय एम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कनाल रेस, कैथोड रेस गैस के मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, गैस के मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। गैस चेंज करोगे ई बाय एम चेंज हो जाएगा, है ना, ई बाय एम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गैस जितनी हैवी होगी ई बाय एम उतना कम होगा, है ना, हैवियर द गैस, लोअर द ई बाय एम, है ना। गैस जितनी हैवी होगी ई बाय एम उतना
कम होता जाएगा, है ना, E/m क्या हो जाएगा उसका, उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। मास डिनोमिनेटर में है ना, मास डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो आंसर छोटा हो जाता है, लोअर हो जाता है आंसर, ठीक है। ध्यान में रहेगी ये बात। क्लियर है बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला। अच्छा बच्चों, देंगे हमारे पास अब ये टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा ही अहम है, और इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं, हम एटॉमिक नंबर के हवाले से इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर दरअसल मोजले ने आइडेंटिफाई किया था। मोजले वो इंसान है जिसने दरअसल ये बताया था कि एटम की जो प्राइम प्रॉपर्टी है वो उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद दरअसल किसी भी एटम का आइडेंटिफिकेशन वर्जन होता है। मोजले से पहले बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात कही कि एक एटम दूसरे एटम से मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन मुख्तलिफ होता है, एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है, ठीक है। मोजले वो पहला इंसान है, मोजले वो पहला इंसान है जिसने ये बात बताई कि एटम के वजन की बुनियाद पे हम एक एटम को दूसरे एटम से, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। दरअसल ये उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन है जो उस न्यूक्लियस के एटम के चार्ज को डिफाइन करता है, और यही वो प्रॉपर्टी है जो दरअसल एक एटम को दूसरे एटम से मुनफरिद करती है, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी दरअसल एक एटम दूसरे एटम से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तादाद, उसके न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लियस में चार्ज मुख्तलिफ है। और चार्ज दरअसल एटम का दूसरे एटम से मुख्तलिफ होता है। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से चार्ज की बुनियाद पे मुनफरिद होता है। अब इसके लिए उसने एक बेसिक सा आइडिया डेवलप किया, तुम्हें बस इस आइडिया को ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना। वो ये कहता है कि जब हम कैथोड से एनोड के ऊपर रेडिएशन इंपार्ट करते हैं, यानी मानो कैथोड रेज जब एनोड के मटेरियल को टकराती हैं तो उस टकराने के नतीजे में इंतहाई पावरफुल इनविजिबल रेडिएशन निकलती हैं, जिसे रॉन्जन रेज या एक्स रेज का नाम दिया जाता है। एक्स रेज कहां से प्रोड्यूस होती हैं? एनोड से। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कैथोड रेज के टकराने से। ये एमसीक्यू के लिए अहम बात है, ये एमसीक्यू के लिए अहम बात है ना। एक्स रेज एनोड से प्रोड्यूस होती हैं कैथोड रेज के टकराने की वजह से। अब अगर मैं एनोड का मटेरियल चेंज करूंगा, एक्स रेज की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। एनोड का मटेरियल चेंज करने से मुराद है कि अगर मैं जेड वैल्यू चेंज करता हूं, अगर मैं एनोड का न्यूक्लियर चार्ज चेंज करता हूं, तो एक्स रेज की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, जबकि वेवलेंथ उतनी कम होगी। यानी अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 13 है ना, इसमें प्रोटॉन की तादाद 13 है, एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर रखता है ना। इसी तरह हमारे पास आयरन है, आयरन 26वां एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास कॉपर है, ये 29वां एलिमेंट है। तो क्योंकि कॉपर की एटॉमिक नंबर यानी जेड वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, लैम्डा कॉल्ड वेवलेंथ। तो फिर एल्यूमिनियम की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। बच्चों बात समझ में आई? बच्चों बात समझ में आई ये वाली? क्लियर है ना पॉइंट?
देखो इसी से रिलेट करें हम तो हमारे पास चंद और बातें भी निकलती हैं, इसी से रिलेट करें तो हमारे पास चंद और बातें भी निकलती हैं। एक जैसे हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर हमारे पास क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर, न्यूक्लियन भी कहते हैं वैसे, है ना, न्यूक्लियन भी कहते हैं वैसे, न्यूक्लियस के पार्टिकल को कहते हैं। मास नंबर क्या है, मास नंबर दरअसल न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमुआ है। दैट्स मास नंबर, जैसे ए कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं हम, ए कहते हैं। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसका मजमुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक टर्म आती है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास है जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास बच्चों तमाम आइसोटोप और उनकी परसेंटेज का एवरेज निकाल के हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन दो तरह के हैं, 1735 भी है और क्लोरीन 1737 भी है, ठीक है ना। लेकिन जब हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लिख रहे होते हैं तो वो दरअसल क्या लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लेते हैं 35.5। क्यों भाई, मास तो 35 है या 37 है, 35.5 क्यों लेते हैं, तो हम बोलते हैं भाई देखो 35 वाला हमारे पास 75% है और ये हमारे पास 25% है। तो अब जब इसका परसेंटेज रेशो निकाल के इसका मजमुआ करेंगे, हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 35.5। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। मानो अगर मेरे पास 100 क्लोरीन के एटम्स हो तो बच्चों उनमें से 75 35 वाले होंगे और 25 37 वाले होंगे, है ना। तो फिर इनका जब मैं एवरेज निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा तो वो आएगा 35.5। और ये जो 35.5 है ये देखो फ्रैक्शनल आ गया। जो फ्रैक्शनल मासेस होते हैं ये दरअसल मास नंबर नहीं कहलाते, ये एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है, एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा और भी चंद टर्म्स है तो सुन लो, इनको भी आसानी हो जाएगी। आइसोटोप, आइसोटोप क्या है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, एलिमेंट सेम है, एटम मुख्तलिफ है। क्या मतलब, ऑक्सीजन 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 सेम एलिमेंट हो गया, एटम मुख्तलिफ है। क्या मतलब एटम मुख्तलिफ है, भैया इसके पास न्यूट्रॉन की तादाद 8 है, इसके पास न्यूट्रॉन की तादाद 9 है, इसके पास न्यूट्रॉन की तादाद 10 है। अच्छा प्रोटॉन कितने हैं, 8 ही हैं। प्रोटॉन की तादाद में कोई फर्क नहीं हो, न्यूट्रॉन की तादाद में फर्क हो, आइसोटोप है, आइसोटोप है, ठीक है ना। एलिमेंट सेम एटम डिफरेंट, डिफरेंस क्या है, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है। अच्छा इसी में आता है आइसो बार। आइसो बार में होता है क्या, एलिमेंट मुख्तलिफ है 19-20, है ना, 19-20 एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ, एलिमेंट मुख्तलिफ, लेकिन दोनों का मास क्या है, मास नंबर क्या है, सेम है। इन्हें कहेंगे आइसो बार, है ना, इन्हें क्या कहेंगे हम, आइसो बार। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। प्रोटॉन मुख्तलिफ है, प्रोटॉन मुख्तलिफ है दोनों के, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मजमुआ ए वैल्यू सेम है ना, ए वैल्यू क्या है, सेम है। इसमें हमारे पास क्या होता है, P1 P2 इन इक्वल होते हैं, लेकिन A1 A2 बराबर होते हैं। ए मतलब मास नंबर, P1 मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, Z1 Z2 कह लो तुम्हें से, P1 की जगह Z1 Z2 कह लो, Z इज एटॉमिक नंबर ना, ठीक है। आइसोटोन्स दोनों क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोन के अंदर हमारे पास क्या फर्क है, एलिमेंट मुख्तलिफ है ना, एलिमेंट मुख्तलिफ है यानी प्रोटॉन वैल्यू डिफरेंट लेकिन न्यूट्रॉन सेम है ना। इन सब के पास प्रोटॉन की तादाद क्या है, सेम है। मिसाल के तौर पे 14 प्रोटॉन, 15, सॉरी प्रोटॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन की तादाद 14 15 16,